चोरी करते आए 55 साल देश में राज किया आप लोगों ने। मुंह मत खुलवाइए और उल्ट पुल्ट मत बुलवाइए, मैं पहले बोल रहा हूं। तो मैं ये स्पष्ट तौर पर ये कहता हूं कि ये चरणबद्ध तरीका नहीं, इनके चरण बांधने का प्रयास किया गया है। सब स्टेशन की जरूरत सबसे ज्यादा क्या ज्वालाजी में है कि पांगी में है, जहां 1 महीने से लोगों को घर में लाइट नहीं है, कि भरमौर में है जहां पे लोग आज अंधेरे में। बताइए नीड बेस्ड है क्या? ये प्रदेश जानना चाहता है कि बिजली की तारों को पेड़ से बांध के ले जाया जा रहा है और प्रतिदिन मेरे लोगों को, उनके बच्चों को, उनके पशुओं को व्यवस्था परिवर्तन का करंट ये सरकार लगा रही है। चाल मैं भरोसा करूं तो कैसे करूं और किस पे करूं? यहां सुख की सरकार के नाम पे दुख बांटे जा रहे हैं। भाई महिलाओं ने तो कभी मांगा ही नहीं कि हमें 1500 दो। कौन सी महिला ने खड़े होकर बोला कि मुझे 1500 दो? भाई वो आपने कहा था कि हम सबको देंगे, परिवार में 4 होंगी तो 4 को देंगे, सास को भी देंगे, बहू को भी देंगे। और तब किसी ने पूछा कि बजट कहां से लाएंगे? वो हमारा काम है, वो हम तय करेंगे कहां से लाएंगे। अब दीजिए ना जवाब। माननीय मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके आए थे और हमें कहा जाता है कि आप तुम विधायक प्राथमिकता की बैठक में नहीं आते। रोबोटिक सर्जरी आप हर जगह नहीं चला सकते, एक उस तरह से आप सबके बाल नहीं काट सकते। उसी तरह रोबोटिक सर्जरी केवल कुछ चुनिंदा बीमारियों के लिए ही इंडिकेटेड है वर्तमान समय में। क्या आपका रोबोट केवल वाइल्ड फ्लावर हॉरर सीजन में ठहरने वालों के लिए काम करेगा? मेरे जनजातीय लोगों को, गरीब लोगों के लिए वो रोबोट की सुविधा कब मिलेगी? हिमकेयर योजना कोई राजनीतिक दृष्टि से बनाई गई योजना नहीं थी, ना ही उसका नाम राजनीतिक था। जयराम जी चाहते थे उस योजना का नाम जय केयर भी रख सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं रखा। आपके पास ऑपरेशन थिएटर है नहीं, सर्जन है नहीं, उस ब्लड बैंक को खोलने के लिए आधारभूत ढांचा है नहीं। कैसे खोल देंगे ब्लड बैंक? और खोल के करेंगे क्या? उस ब्लड का नहाएंगे क्या? क्यों बेहुदा मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? भाई जिन्होंने गलती की है उनको सजा दो ना। पूरे प्रदेश को क्यों सजा दे रहे हैं? 1 जून के लिए क्यों रजाई को जला रहे हैं मंत्री जी? करुणानिधि नौकरी देने का लाभ पता कब है? जब किसी के व्यक्ति के घर में मृत्यु होती है ना, हम शोक प्रकट जाए, साथ में नियुक्ति पत्र लेके जाए। 15-15, 20-20 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ हम बेहुदा मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई चंबा, मोदी जी तक ये बात पहुंच गई कि चंबा पिछड़ा है, पर शिमला में बैठी व्यवस्था परिवर्तन के कानों में ये आवाज नहीं पहुंची कि चंबा के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। कभी कुछ हो जा रहा है, कहीं बादल फट जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कभी गोलियां चल जा रही हैं, कभी आत्महत्याएं हो रही हैं, कहीं भिंडरावाले वाले पहुंच जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, परंतु यहां कहा गया व्यवस्था परिवर्तन। मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात कही गई। बार बार सुनकर सरकार का ये व्यवस्था परिवर्तन अब तो बढ़ने लग पड़ी है जनता के दिल की धड़कन कि हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर बन जाएगा और 2032 में सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। हिमाचल को कौन से रास्ते से ले जाएंगे कि आप 2027 में आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं? वो मार्ग तो बताओ। जैसे किन्नौरी, लाहौली, गद्दी, हम जैसे लोगों के लिए कोई योजना नहीं, कोई बजट आवंटन नहीं। मेरे भेड़ पालकों की प्रतिदिन पशुधन की चोरी हो रही है, उनके पशु जो है वो बीमारियों से मर रहे हैं, उनके चारागाहें कम हो रही है, उस पर कहीं कोई बात नहीं है। आपका बजट मेरे जनजातीय लोगों को असुविधाओं के अभाव में पलायन करने पे मजबूर कर रहा है, जिससे मेरे जनजातीय लोगों की पहचान खतरे में आ रही है। पता है, सर्दियों में आप हम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ने वाले हैं। ये सरकार जहां भी जाती है, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो, चाहे बजट अभिभाषण हो, चाहे कोई स्पीच हो, एक बात बार बार यहां पर कही जाती है, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। तो चंद छोटी सी लाइनें व्यवस्था परिवर्तन पे सुनाना चाहूंगा। बार बार सुनकर सरकार का ये व्यवस्था परिवर्तन, बार बार सुनकर सरकार का ये व्यवस्था परिवर्तन अब तो बढ़ने लग पड़ी है जनता के दिल की धड़कन। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं इस माननीय सदन में करूंगा, मैं इस माननीय सदन में हिमाचल की जनता को साक्षी मान के बोलता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए मुझे मेरी आवाज को यहां पर डिलीवर करने का मौका दिया जाए, बिना मतलब के बीच में हस्तक्षेप जो है वो ना किया, कोई ना करे। मैंने पहले ही कहा, मैं कोई जो कहूंगा सच कहूंगा। ठीक है। मैं अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, एक बात पूछना चाहता हूं इस सरकार से, एक स्पष्टता चाहता हूं इस बजट पर कि आखिर सच्चाई क्या है।
सच्चाई क्या है? सच ये है कि हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर बन जाएगा और 2032 में सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। कि सच्चाई ये है जो पॉइंट नंबर 9 में आप लिख रहे हैं, 2025-26 साल में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी नजर में पिछले कई दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण साल है। अब सच्चाई क्या है ये बताइए। आपने अब एक बजट पूरा पेश करना 2026 का, 27 का आप अनुपूरक बजट पेश करेंगे क्योंकि वो चुनावी वर्ष है। तो कैसे आप इस एक बजट में हिमाचल को आत्मनिर्भर बताएंगे? इसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट जो इस प्रस्ताव के बाद जो मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा उसमें मैं जवाब पूछना चाहूंगा। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, कृपया करके प्लीज ध्यान से सुने, से डिस्टर्ब ना करें। आप इन्हें बोलने दें। हिमाचल को कौन से रास्ते से ले जाएंगे कि आप 2027 में आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं? वो मार्ग तो बताओ। वो मार्ग तो चोरी तो करते आए तभी तो चोर रास्ते से जाएंगे। चोरी करते आए, 55 साल देश में राज किया आप लोगों ने। मुंह मत खुलवाइए और उल्ट पुल्ट मत बुलवाइए, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात कहने दीजिए। 2027 में आप कौन से रास्ते से ले जाएंगे हिमाचल को? आप इस बजट में कहीं आपने इसका उल्लेख नहीं किया। 2024-25 के बजट अनुमान में आपने 17,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लिया। आपके वो योजनाकार, उन्हीं योजनाकारों ने यह बजट बनाया है। इस बजट में आपने पिछले बजट के मुकाबले केवल 70 करोड़ की वृद्धि की है और योजनाओं का भार लगभग 2,000 करोड़ से अधिक डाल दिया है। मैं दावा करता हूं कि इस साल इन्होंने नवंबर 23 में ट्रेजरी बंद की थी। इस बार आपको सितंबर अक्टूबर में ट्रेजरी बंद करने की नौबत पड़ने वाली है और 25-26 में आप कम से कम 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लेने वाले हैं। एक साल के बाद चर्चा होगी। पिछले कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि एक साल के भीतर मैं हिमाचल में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। उस पर भी मैं आऊंगा, अभी बात करूंगा। मैं उन सब महान योजनाकारों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये बजट बनाया है, क्योंकि ये प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहा है, कौन से मार्ग पे ले जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाने के मार्ग पे ले जा रहा है कि चरणबद्ध श्रीलंका की ओर लेके जा रहा है, वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। इस प्रदेश में एक नारा दिया गया, व्यवस्था परिवर्तन। नारा देना नेता का एक बहुत बड़ा राजनीतिक धर्म भी होता है और माननीय मोदी जी कहते हैं कि नारा मतलब नेता की कमिटमेंट। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। परंतु यहां कहा गया व्यवस्था परिवर्तन। मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात कही गई और हमने भी साथ देने का प्रयास किया। परंतु व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते कभी नीड बेस्ड, कभी चरणबद्ध, तो मैं ये स्पष्ट तौर पर ये कहता हूं कि ये चरणबद्ध तरीका नहीं, इनके चरण बांधने का प्रयास किया गया है। और मैं ये भी चाहूंगा कि नीड बेस्ड का क्राइटेरिया क्या होता है एक बार पूरा प्रदेश तो जान ले। ये मेरे से पहले माननीय सदस्य संजय रतन जी कह रहे थे कि मेरे ज्वाला जी में 2 सब स्टेशन दिए। मैं पूरे प्रदेश से यह पूछना चाहूंगा, सब स्टेशन की जरूरत सबसे ज्यादा क्या ज्वालाजी में है कि पांगी में है, जहां 1 महीने से लोगों के घर में लाइट नहीं है, कि भरमौर में है जहां पे लोग आज अंधेरे में है? बताइए नीड बेस्ड है क्या? ये प्रदेश जानना चाहता है। और आपने बात कही कि आपकी पार्टी ने, कौन से नेता ने आजादी की लड़ाई लड़ी? भाई उस वक्त आजादी की लड़ाई के वक्त भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी, तो कैसे लड़ाई लड़ते? हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे तो कैसे लड़ाई लड़ते? कहूंगा बात, मोदी जी ने कहा है मुझे देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, पर मैं देश के लिए जीने की कोशिश कर रहा हूं और देश के लिए जीना चाहता हूं। अध्यक्ष जी फिर ये बात कहते हैं कि आरएसएस, सब लोग कहते हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ। सबको पता है देश 1947 में आजाद हुआ, परंतु देश गुलाम क्यों हुआ इस बात की किसी को चर्चा नहीं हुई। देश गुलाम हुआ क्योंकि हम टुकड़ों में बंटे थे, रियासतें टुकड़ों में बंटी थी। आरएसएस ने अगर एक काम किया है तो देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आरएसएस ने इस देश की अखंडता के लिए काम किया है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे लाने के लिए काम किया है। ये बात कहते हैं कि इस नेताओं ने साथ, इनकी पार्टी ने आजादी की लड़ाई में साथ दिया। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी जिसने आजादी की लड़ाई में काम किया, वो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि उसके बाद, उसका टूटने के बाद कांग्रेस आई बनी और दूसरी कांग्रेस बनी। और आप कौन सी कांग्रेस बने, स्पष्ट करो प्रदेश को। वो अलग विषय है, परंतु आप कौन सी कांग्रेस हैं, आप ये बताएं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, इस बजट में जनजातीय क्षेत्र के लोगों की बात हुई। इस बजट में जनजातीय क्षेत्र के लोगों की बात हुई और जनजातीय क्षेत्र, जब मैंने इसको पढ़ा बजट को, तो मुझे ट्राइबल के लिए कुछ ज्यादा विशेष मिला नहीं इसमें। जैसे किन्नौरी, लाहौली, गद्दी, हम जैसे लोगों के लिए कोई योजना नहीं, कोई बजट आवंटन नहीं। मेरे भेड़ पालकों की प्रतिदिन पशुधन की चोरी हो रही है, उनके पशु जो है वो बीमारियों से मर रहे हैं, उनके चारागाहें कम हो रही है, उस पर कहीं कोई बात नहीं है। मेरी जनजातीय लोगों की विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक आर्थिक चुनौतियां पूरे प्रदेश से अलग है, उस पर कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया है। जनजातीय समुदाय की आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं है। इससे आपके बजट से जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में लाने और विकास के मार्ग में पिछड़ने के रास्ते खुलेंगे। इस दस्तावेज में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और आपदा जैसी चीजों की बात की गई है। सर्दियों में कैसे आप पांगी और लाहौल स्पीति और किन्नौर में राहत पहुंचाएंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। आज मेरी महिला ब्लॉक में सुनारा पंचायत के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जिन पहाड़ों पर बर्फ पड़ा रहता है, वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पाइपें मिट्टी में डाली जा रही हैं, ना सोर्स का कोई लेना देना है, ना कुछ लेना देना है। आपने जनजातीय लोगों की पारंपरिक सुविधाएं, पारंपरिक काम करने के तरीके, जैसे पशुपालन, हस्तशिल्प, जड़ बूटी संग्रह, इस पर कोई बात नहीं की है। आपका बजट मेरे जनजातीय लोगों को असुविधाओं के अभाव में पलायन करने पर मजबूर कर रहा है, जिससे मेरे जनजातीय लोगों की पहचान खतरे में आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट से पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा जैसे हिमस्खलन और सर्दियों में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है सर्दियों में आप हम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ने वाले हैं। पांगी में एसपीओ की बात कही माननीय सदस्य अनुराधा जी ने भी, हंसराज जी ने भी, मैं भी इनकी बात को कहना चाहूंगा। अनेकों वर्षों से आप हर वर्ग की दिहाड़ी बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं आपने दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी कंस्टिट्यूंसी के कुछ क्षेत्र विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। ग्राम पंचायत फागड़ी, चड़ी, दाड़वी, महला, बंदला, बलोट, सुनारा, खुंदेल, बड़गरा, तुंदा, कुनेड़, किलोड़, कुगती, होली, चनौता, सांग, गरोड़ा, उलांसा, छतराड़ी, प्यूरा, गहरा, खनी। हालात ये हैं कि बिजली की तारों को पेड़ से बांध के ले जाया जा रहा है और प्रतिदिन मेरे लोगों को, उनके बच्चों को, उनके पशुओं को व्यवस्था परिवर्तन का करंट ये सरकार लगा रही है। लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है। स्कूलों में शौचालय नहीं है, कमरों की कमी है, अपने भवन नहीं है, पशुओं के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अध्यक्ष जी का भी ये चुनाव क्षेत्र रहा हुआ है, मैं विशेष तौर पे बता दूं। रामबो, चड़ी, मोरतू, बंदला, कीड़ा, फागड़ी, कलौंस, एलमी, सादून, अंदरौंद, थल्ला, सुल्लो, भद्रा, ग्वाड़, अनगिनत ऐसे गांवों की संख्या है जो आज भी लोग बीमारी की स्थिति में गर्भवती महिला को पीठ पे उठाकर, पालकी पे उठाकर लोगों को लेके जाते हैं। वहां नीड नहीं है, नीड है तो जैसे माननीय सदस्य सुरेंद्र शौरी जी ने भी कहा कि हरौली, देरा और नहीं, हरौली, नदौन और देरा, बाकी तो क्या पता किसका फेरा। तो स्थिति यह है। इस माननीय सदन में बजट पेश किया, किसानों के लिए बड़ी सारी योजनाएं बताई गई। हम किसानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई कैसे करेंगे? मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से भी पूछना चाहूंगा, जब मेरे ब्लॉक में कृषि विभाग के सारे पद खाली हैं, आपकी योजनाएं डिलीवर कौन करेगा? कौन लोगों तक आपकी बात को पहुंचाएगा? और ये गोबर खरीद की बात करते हैं, बेसहारा पशु सड़कों में घूम रहे। मैं तो आग्रह करूंगा गोबर खरीद योजना में उनको भी शामिल कर लो, बेचारे वो भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कम से कम अपने लिए आशियाना बनाने के लिए गोबर कर करके पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे। फिर इस बजट में जब इसकी प्लानिंग को मैंने देखा
तो एक बात सामने आई कि बड़े बेतरतीब तरीके से कुछ चीजें कही गई हैं और करी गई हैं। एक भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया हुआ है। वो नीति आयोग भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग उन जरूरतों पर केपीआई बनाए हैं, जैसे बजट वेरिएंस, रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी एंड इंपैक्ट ऑफ बजटरी एलोकेशन ऑन की डेवलपमेंट आउटकम। जो आपने बनाया, जो आपने किया पिछले साल, उसका क्या परिणाम हुआ, उसका आंकलन बताने का नीति आयोग ने कहा है। और नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 28 विभाग जो है मैंडेटरी शेड्यूल कास्ट के लिए और 32 विभाग मैंडेटरी ट्राइबल लोगों के लिए कम से कम 8.3% और अधिकतम 15% बजट को ईयर मार्क करेंगे। परंतु यहां क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। इस नीति आयोग के कागजों को माना ही नहीं जाता, पढ़ा ही नहीं जाता। क्यों? मैं तो भूल ही गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके आए थे और हमें कहा जाता है कि आप तुम विधायक प्राथमिकता की बैठक में नहीं आते। प्रदेश सरकार का, प्रदेश की जनता का हेलीकॉप्टर लेके गए, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करे, अपने नेताओं से मिलकर वापस आ गए, बात खत्म होगी। और दुख तो इस बात का लगता है कि उस नीति आयोग की गाइडलाइन को इन अधिकारियों ने भी नहीं पढ़ा, बताया ही नहीं कि नीति आयोग क्या बोलता है। आपने लाहौल को 15% देना दें, आपने किन्नौर को 15% देना दे, पर मुझे मेरे पांगी और भरमौर के लिए 8.3% बजट चाहिए और आपको यह देना ही होगा। इसके बाद बार बार बात कही जाती है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा। मैं एक डॉक्यूमेंट यहां पर अगर आप कहेंगे तो मैं ले भी करूंगा। भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की और कहा कि इन 28 योजनाओं को आप एसएनएफ और स्पर्श योजना में डालिए, और अगर आप भारत सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर काम करेंगे, 90% आपकी अगर उस पर क्रेडिबिलिटी उतरेगी, तो हम आपको योजनाओं के लिए तो बजट दे ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त कम से कम 50 करोड़ और अधिकतम 100 करोड़ पर योजना आपको इंसेंटिव भी देंगे। तो कम से कम 2800 करोड़ आप प्राप्त कर सकते थे। परंतु आपको तो केवल आलोचना करनी है, फेडरल सिस्टम कहना है, फेडरल सिस्टम कहना है। फेडरल सिस्टम का सम्मान करना भी सीखें, फेडरल सिस्टम की गाइडलाइन को मान करना भी सीखें, उनको फॉलो करना भी सीखें, क्योंकि फेडरल सिस्टम भारत के लोगों के लिए काम करता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अब मैं स्वास्थ्य के पे बात करना चाहूंगा। मेरा ये विशेष क्षेत्र है, मेरा इसमें क्वालिफिकेशन है। तो इस बजट को जब मैंने देखा और पढ़ा तो आकलन करने पर मुझे यह लगा कि यह बजट केवल और केवल मुख्य रूप से शहरों और बड़े संस्थानों पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण आबादी, विशेषकर जनजातीय समुदाय, पिछड़े लोग, वो इस स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने वाले हैं। उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, जमीनें बेचनी पड़ेंगी, घर बेचने पड़ेंगे, और चुनिंदा शहरों के लिए इस बजट में स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है। मैं तो चाहता हूं कि सदन में एक विषय की चर्चा हो, स्पेशल चर्चा हो, वो है रोबोटिक सर्जरी। बहुत बात होती है, बहुत बार कहा जाता है कि हम रोबोट ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये रोबोटिक सर्जरी है क्या, किसी को मालूम है? मैं इस फील्ड का विशेषज्ञ हूं, मैं कहता हूं रोबोटिक सर्जरी आप हर जगह नहीं चला सकते, एक उस तरह से आप सबके बाल नहीं काट सकते। उसी तरह रोबोटिक सर्जरी केवल कुछ चुनिंदा बीमारियों के लिए ही इंडिकेटेड है वर्तमान समय में, और वो भी इसके ऊपर बात सुनो, एक रोबोटिक सर्जरी, उदाहरण के लिए अगर किसी को किडनी का ट्यूमर है और उसको किडनी के ट्यूमर का ऑपरेशन करवाना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की है कि आपका वो ऑपरेशन निःशुल्क होगा, आपको अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करना नहीं होगा। परंतु वही नेफ्रेक्टमी अगर आपने रोबोटिक सर्जरी से करानी है तो कम से कम 4 लाख रुपए से अधिक खर्चा आएगा कंज्यूमेबल का, जो उसके लिए सामान लगता है। मैं विशेष तौर पर इस पर चर्चा चाहूंगा और यह पूछना चाहूंगा कि उस एक प्रत्येक ऑपरेशन में जो 4-4, 5-5 लाख का सामान लगना है, वो कौन देगा? क्या आपका रोबोट केवल वाइल्ड फ्लावर हॉल और सीसल में ठहरने वालों के लिए काम करेगा? मेरे जनजातीय लोगों को, गरीब लोगों को के लिए वो रोबोट की सुविधा कब मिलेगी? देख लेना, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन भी लगेगा, क्या की रिपोर्ट में भी आएगा। ये रोबोट
जिस तरह आज हिमाचल प्रदेश में ट्रॉमा सेंटर और मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल टांडावाला और अनेकों संस्थान सफेद हाथी बन के खड़े हैं, आने वाले समय में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपके ये रोबोट आपकी व्यवस्था परिवर्तन का मजाक उड़ाते हुए इन अस्पतालों में सफेद हाथी की तरह खड़े रहेंगे। ये मेरा दावा है। उस पर आगे मैं बात करना चाहूंगा। हिमकेयर योजना बहुत जरूरी मैं बात करना चाहूंगा। इस सदन में आज से लगभग 14-15 वर्ष पहले माननीय महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लेक्चर डिलीवर किया था। मैं तो उस वक्त 2004 की बात है, एमबीबीएस फाइनल ईयर कर रहा था। आप लोगों में से कई माननीय सदस्य उस वक्त इस सदन में रहे होंगे। 14 वर्ष लग गए हिमाचल को यह समझने में कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह के गए थे। और 14 वर्षों के बाद 2018 में जब इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी जयराम जी ने जब कमान संभाली, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर पर मैं हिमाचल को आई सजेस्ट ए यूनिक इंश्योरेंस मॉडल फॉर हिमाचल प्रदेश, जिस पर काम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के जयराम जी ने हिमकेयर योजना का लाभ चलाया। हिमकेयर योजना में आज लगभग 6 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। और वो लोगों को लाभ मिल रहा है जो लोग इस पैसे के अभाव में या तो बीमारी के साथ जीते थे, या तो अपने गहने बेचते थे, अपना घर बार उनको बेचना पड़ता था, जमीन बेचनी पड़ती थी। परंतु आपने उस योजना का गला घोंटने का प्रयास किया। हिमकेयर योजना कोई राजनीतिक दृष्टि से बनाई गई योजना नहीं थी, ना ही उसका नाम राजनीतिक था। जयराम जी चाहते थे उस योजना का नाम जय केयर भी रख सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं रखा क्योंकि ये प्रदेश के हित की सोचते थे। अभी भी मैं कह रहा हूं, वो तंगदारी जो लोगों को हो रही है, जो तकलीफ लोगों को हो रही है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं हो रही है, वो सबको हो रही है। इसलिए इस योजना को जिंदा करें, उन लोगों की बद्दुआएं ना लें। और इस पर एक बात कहना चाहूंगा, मैं शब्दों के जाल में भरोसा भी करूं तो कैसे करूं और किस पर करूं। मैं शब्दों के जाल में भरोसा करूं तो कैसे करूं और किस पे करूं। यहां सुख की सरकार के नाम पे दुख बांटे जा रहे हैं। आपने हेल्थ के बजट में माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा ये मेरा स्पेशलिटी है, मुझे इस पर बोलने का मौका दिया जाए। तो आपको सीमित समय आपने हेल्थ केयर में कहा कि 174वें पॉइंट पे कि ब्लड बैंक खोले जाएंगे। आपके पास ऑपरेशन थिएटर है नहीं, सर्जन है नहीं, उस ब्लड बैंक को खोलने के लिए आधारभूत ढांचा है नहीं। कैसे खोल देंगे ब्लड बैंक? और खोल के करेंगे क्या उस ब्लड का? नहाएंगे क्या? करेंगे क्या उस ब्लड का? तो चढ़ाने की सुविधा ही नहीं है। मैं बता दूं सबकी जानकारी के लिए, आदमी के शरीर से जब हम खून निकाल लेते हैं तो 35 दिनों के भीतर उसको इस्तेमाल करना पड़ता, अन्यथा वो किसी काम का नहीं रहता, फेंकना पड़ता है। तो क्या करेंगे उस ब्लड का? आपने 170 पॉइंट पर कहा कि कैथ लैब खोलेंगे। जो वर्तमान कैथ लैब चली हैं उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार उनसे तो पूछ लेते। नहीं खोलने की बात छोड़ो, आपने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की बात करी, मत खोलिए। 28 भाजपा जहां जीती हुई है वहां मत खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अपनी जगह तो खोल दीजिए, कम से कम अपने 40 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो लाभ दो, वो भी तो हिमाचल के ही लोग हैं। क्यों बेहुदा मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? फिर आपने कहा कि हम न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट खोलेंगे। एक न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट चलाने के लिए आपको अनगिनत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ती। कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? कौन ड्यूटी देगा वहां पर? फिर वो आपकी व्यवस्था परिवर्तन की मार वहां पे मेरे स्वास्थ्य कर्मियों को खानी पड़ेगी, लोग मारेंगे उनको। आपने 21 साल से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की। मैं कोई विरोध नहीं करता, आपकी मर्जी, जो मर्जी करिए, जिसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर यह होता आप प्रदेश की किशोरावस्था की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर बचाने की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने की घोषणा करते। नहीं किया आपने बहन अनुराधा जी ने कहा कि महिलाएं जो सक्षम है वो नहीं लेंगी, वो नहीं। भाई महिलाओं ने तो कभी मांगा ही नहीं कि हमें 1500 दो। कौन सी महिला ने खड़े होकर बोला कि मुझे 1500 दो? भाई वो आपने कहा था कि हम सबको देंगे, परिवार में 4 होंगी तो 4 को देंगे, सास को भी देंगे, बहू को भी देंगे। और तब किसी ने पूछा कि बजट कहां से लाएंगे? वो हमारा काम है, वो हम तय करेंगे कहां से लाएंगे। अब दीजिए ना जवाब, कहां है अब वो लोग? तो आज आपने हिमकेयर योजना में प्राइवेट अस्पतालों का पंजीकरण रद्द किया। आपने उसका आकलन किया, इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा? आज आपके सरकारी अस्पतालों में इतना दबाव बढ़ गया है, इतने ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं
लंबी लंबी डेट मिल रही है, 4-4, 6-6 महीने की डेट लोगों को एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के लिए मिल रही है। वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप। माननीय उपाध्यक्ष जी, 2 मिनट और मैं चाहूंगा कि उस पर आप एक अध्ययन कराएं। भाई जिन्होंने गलती की है उनको सजा दो ना, पूरे प्रदेश को क्यों सजा दे रहे हैं? 1 जून के लिए क्यों रजाई को जला रहे हैं मंत्री जी? फिर उसके बाद करुणान्मूलक को आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे। पिछली बार कहा कि हम 6 महीने में नौकरी दे देंगे, 9 महीने में नौकरी दे देंगे। करुणान्मूलक नौकरी देने का लाभ पता कब है? जब किसी के व्यक्ति के घर में मृत्यु होती है ना, हम शोक प्रकट जाए, साथ में नियुक्ति पत्र लेके जाएं। 15-15, 20-20 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ हम बेहुदा मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं देनी तो मत दो ना, एक बार स्पष्ट कर दो कि हम नहीं देंगे, नहीं दे सकते हम, आप मना कर दीजिए। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? 15-15 सालों से लोगों के इंतजार का लॉलीपॉप आप थमा के बैठे हैं। नीड बेस्ड देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर आपने बात कही चंबा जिले की। मैं माननीय अध्यक्ष जी भी हमारे चंबा जिले से हैं। पूरे सदन की सूचना के लिए बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने 112 आकांक्षी जिलों की सूची में हिमाचल के एक जिले का नाम लिया, वो मेरा चंबा जिला है। तो मेरे को बड़ी उत्सुकता हुई, भाई क्या हुआ होगा, ऐसा क्या कर दिया चंबा में? अब देखता हूं, मैं पढ़ता हूं। जब मैंने उस कागज को पढ़ा तो जो इंडिकेटर होते हैं ना, अधिकारी लोग ज्यादा बेटर समझेंगे, इंडिकेटर में वो दिखाया जाता तीर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। चंबा के सारे तीर नीचे ही जा रहे हैं। भाई चंबा, मोदी जी तक ये बात पहुंच गई कि चंबा पिछड़ा है, पर शिमला में बैठी व्यवस्था परिवर्तन के कानों में ये आवाज नहीं पहुंची कि चंबा के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। आपने बात कही कि टूरिज्म में हम ये कर देंगे। प्लीज, बहुत हो गया। मेरे 84 मंदिर को आपने द्वितीय चरण में लिखा गया है। भाई मुझे तो इस बात की भी शंका है कि आप पहला चरण भी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, दूसरे की तो बात बाद में आती है। और आखिरी में एक बात, 2.5 साल मुझे इस सदन में हो रहे हैं, बाकी कुछ समझ में आया हो ना आया हो, पर एक बात जरूर समझ में आ गई है, हम चाहे इस बजट का समर्थन करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने अंतिम में फिर ये बजट पास करा लेना है, ये आपकी मर्जी है। आप रोबोट खरीदो, आप 1500 दो, आप ये करो, नीड बेस्ड करो, चरणबद्ध करो, परंतु हिमाचल के लोगों के साथ वो मजाक मत करो कि आने वाले समय में हिमाचल आपको कोसे, आने वाली पीढ़ियां आपको कोसे। और अंत में जब ऐसी सारी चीजें मैंने देखी, बड़ा दुख हुआ कि कभी कुछ हो जा रहा है, कहीं बादल फट जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कभी गोलियां चल जा रही हैं, कभी आत्महत्याएं हो रही हैं, कहीं भिंडरावाले वाले पहुंच जा रहे हैं। तो फिर मैं बड़ी उत्सुकतावश अपने एक वास्तुशास्त्र होता है ना, वास्तुशास्त्र के पास गया, एक विशेषज्ञ के पास गया, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। मैं कह रहा भाई कुछ तो हिमाचल का रास्ता बताओ, समाधान बताओ, हो क्या गया हिमाचल को? तो उन्होंने सदन का फोटो देखा और एक मिनट सदन का फोटो देखा और कहा कि भाई सनातन धर्म में एक बात कही गई है कि पत्नी हमेशा वामंगनी होती है, परंतु आपके वहां की व्यवस्था में देख के बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के लेफ्ट साइड में तो कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है, कुर्सी नहीं है। इतना कर आग्रह करना चाहूंगा, कम से कम व्यवस्था परिवर्तन करने को अपने पीछे वाली कुर्सी में बिठा लो, क्योंकि लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं अगले सदस्य को बात मुझे कहनी है, मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत